नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के फैसले पर सीजेआई नाराज, बोले छात्रों और मेरे बीच की बात। सीजेपी ने नलसार विवाद के बीच बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा का मांगा इस्तीफा। जनगणना 2027, केंद्र ने जाति और कोविड वैक्सीनेशन समेत 40 सवालों की जानकारी दी। करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत। चीन को टैरिफ से बचाने के मामले में भारत समेत 40 देशों पर अमेरिका की नजर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के एनरोलमेंट रोकने के निर्देश पर कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि मनन मिश्रा ने बाद में निर्देशों को वापस ले लिया था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पीसीआई के इस मामले में दखल देने पर सवाल उठाया। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई ने कहा कि पीसीआई बेवजह कार्रवाई कर रहा है। अगर छात्रों के पास विरोध करने का कोई मुद्दा है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। हो सकता है छात्रों ने मुझे कोई पत्र लिखा हो। यह छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। बीसीआई कौन होता है जो बेवजह इस मुद्दे को उठाए? यह पूरी तरह अनावश्यक है और पीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वे खुद भी छात्र गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वे गलत भी हैं, फिर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है? जब तक वे कानून के दायरे में रहकर और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बार काउंसिल या किसी अन्य संस्था को इसमें दखल क्यों देना चाहिए? हैदराबाद की नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट विवाद के बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दास ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि बार काउंसिल का नेतृत्व 2012 से मिश्रा के पास है और 2030 तक उनका कार्यकाल रहेगा। उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल और शक्तियों के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की और मिश्रा से इस्तीफा देने को कहा। सौरभ दास ने पोस्ट में मनन मिश्रा को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। उन्होंने लिखा कि जवाबदेही जरूरी है। दास ने आगे मनन मिश्रा को टैग करते हुए लिखा, कृपया आप इस्तीफा दें। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनगणना के दौरान लोगों की गिनती के चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी दी। इनमें लोगों की जाति और कोविड-19 वैक्सीनेशन की जगह जैसी जानकारी शामिल है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण के जारी आदेश में यह सवाल भी शामिल है कि क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और उनकी जाति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सितंबर 2025 में करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु सरकार ने उनके परिवारों को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी नेताओं को गले लगाने पर राहुल गांधी के तंज का पलटवार किया है। दुबे ने एक्स पर इंदिरा गांधी की फिदेल कास्त्रो और यासर अराफात के साथ तस्वीरें, साथ ही 2018 में राहुल गांधी के पीएम मोदी को गले लगाने वाली तस्वीर शेयर की। यह विवाद राहुल गांधी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी विदेश नीति में नेताओं को गले लगाने को ज्यादा अहमियत देते हैं। राहुल ने मंच पर संदीप दीक्षित को गले लगाकर इसकी मिमिक्री भी की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि उसे राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने यूएई से भागे कथित ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मोदी सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी उपलब्धि बताया। शाह ने कहा कि विदेशों में छिपे ड्रग तस्कर भी भारतीय कानून से बच नहीं सकते और एजेंसियां उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। बसोया पर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। सरकार ने 2026 से 2029 तक ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए 3 साल की राष्ट्रीय योजना भी बनाई है, जिसमें 40 से ज्यादा मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल 2026 में एनसीबी ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत कथित ग्लोबल ड्रग किंगपिन
मोहम्मद सलीम टोला को तुर्की से भारत रिपोर्ट करवाया था। ट्रंप प्रशासन ने भारत, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम समेत 40 से ज्यादा देशों को चीनी सामान की संभावित गैर कानूनी ट्रांसशिपमेंट के जोखिम वाली लिस्ट में रखा है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कथित तौर पर तीसरे देशों के जरिए सामान अमेरिका भेजकर उस पर लगे ऊंचे टैरिफ से बचने की कोशिश करता है। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट घोटाला बताया। प्रशासन अब अमेरिकी कस्टम के साथ मिलकर एआई आधारित सिस्टम विकसित कर रहा है। यह शिपिंग रिकॉर्ड, कार्गो रूट और पुराने पैटर्न का विश्लेषण कर संदिग्ध शिपमेंट की पहचान करेगा। इस कदम से भारत समेत उन देशों की जांच बढ़ सकती है जो चीन से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट पर लगाया गया प्रतिबंध कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। यह फैसला उन छात्रों के विरोध के बाद आया जिन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। पहले बीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को इन छात्रों का नामांकन न करने का निर्देश दिया था। फैसले की कानूनी जगत और छात्रों ने तीखी आलोचना की। सीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, जिसके बाद अपने आदेश में बीसीआई ने कहा कि 2026 बैच के सभी छात्र अब किसी भी स्टेट बार काउंसिल में नामांकन करा सकेंगे और किसी निर्दोष छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। बीसीआई अब नालसार के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीसीआई और नालसार विवाद के पीछे एक बार फिर अपना चर्चित नारा उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या होगा अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाएं। विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीआई ने नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट एनरोलमेंट पर रोक लगा दी। छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। फैसले की आलोचना के बाद बीसीआई ने कुछ घंटों में सामूहिक रोक हटा ली। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसे छात्रों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई बताया और बीसीआई से पूरा आदेश वापस लेने की मांग की। सीजेपी का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की बात अभी भी बनी हुई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई पूरी तरह खत्म न होने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नालसार सीजेआई विवाद के बाद बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा ने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीसीआई और सीजेपी के हित एक जैसे हैं और दोनों छात्रों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं। मिश्रा ने अभिजीत दीपके और सौरभ दास को संदेश देते हुए कहा कि छात्रों के हितों की सुरक्षा ही बीसीआई की प्राथमिकता है। नालसार के छात्रों द्वारा सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध के बाद बीसीआई ने पहले 2026 बैच के एनरोलमेंट पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। मिश्रा ने अब साफ किया कि संबंधित आदेश पूरी तरह वापस ले लिया गया है और कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीसीआई का मकसद छात्रों के अकादमिक और प्रोफेशनल करियर को नुकसान से बचाना और न्यायपालिका में इंटर्नशिप के अवसर सुनिश्चित करना है। कोलकाता में महान बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल फिल्म फेस्टिवल में न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है। मिथुन ने कहा कि उन्हें बंगाल के फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया, जबकि वह अब मॉस्को जा रहे हैं और वहां के फिल्म फेस्टिवल से उन्हें निमंत्रण मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्हें छोटा कलाकार समझा जाता है, इसीलिए नजरअंदाज किया जाता है। मिथुन ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल से कोई संबंध न रखने वाले बड़े लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन राज्य के अपने कलाकारों को महत्व नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने में एफएसएसएआई की कथित देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूछा कि आखिर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लागू करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का एफएसएसएआई पर दबाव है। बेंच ने कहा कि यह कदम जनहित और लोगों की सेहत के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। एफएसएसएआई ने दलील दी कि ऐसे लेबल से नमकीन जैसे कई भारतीय खाद्य पदार्थ भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उसके पहले के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या एफएसएसएआई खुद कदम उठाएगा या कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा सीटों की संख्या स्थायी रूप से 543 रखने के लिए संविधान संशोधन की मांग की है।
विजय ने यह मांग तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ पारित प्रस्ताव के बाद उठाई। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा भी नहीं बदला जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को आशंका है कि भविष्य के परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटें घटाकर नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। विजय ने केंद्र से आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की भी मांग की। उन्होंने इन 3 मुद्दों पर जरूरी संवैधानिक कदम उठाने का आग्रह किया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी वीडियो में भारत में शांतिपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनने के लिए राजनीतिक नेताओं को चुनने की व्यवस्था में बड़े बदलाव जरूरी हैं। वांगचुक ने दावा किया कि भारत के करीब आधे सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और लगभग 1/3 पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र का है। वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि शिक्षा पिछड़ी रही तो देश का भविष्य भी पीछे रहेगा। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों की प्रगति का जिक्र करते हुए भारत के भविष्य पर सवाल उठाए। अब उन्होंने देश भर से निस्वार्थ और सिद्धांतवादी लोगों के नाम सुझाने की अपील की है ताकि भारत के लिए एक नया राजनीतिक रोडमैप तैयार किया जा सके। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.